दुनिया के सबसे बड़े संविधान का देश भारत, जहां हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं। इस देश को चलाने के लिए समय दर समय इसके नियम कानूनों में बदलाव किया जाता है, जिन पर मोहर लगाने की जिम्मेदारी हमारे देश के राष्ट्रपति की होती है। हाल फिलहाल राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग की जानी है। इस वोटिंग में कौन कौन हिस्सा ले सकता है, वोटिंग करने वालों को किस आधार पर ये अधिकार दिया जाता है, कौन इस वोटिंग को करवाता है, जैसे कई सवालों के जवाब आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इस चुनाव में वोट डालने का अधिकार आम जनता को नहीं होता। ये चुनाव हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए होता है, इसलिए इसमें आम जनता का कोई रोल नहीं है। इसलिए जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को ही ये अधिकार दिया जाता है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव अपने वोटों के आधार पर कर सकें। चुनाव आयोग की तय डेट के अनुसार ही इस चुनाव को करवाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान पूरे विश्व के तमाम संविधानों से मिला जुला कर बनाया गया है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सर्वोच्च पावर रखता है, जो कि हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया है। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति सबसे ऊंचा होता है। ऐसे ही तमाम देशों को अपना अपना संविधान है। बाकी चुनाव की तरह भारत में राष्ट्रपति चुनाव इलेक्शन कमीशन की देखरेख में ही होता है और इसके लिए काफी पहले से तैयारी की जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस काफी पहले ही जारी किया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ 29 जून तक ही नॉमिनेशन भर सकते हैं और आदेश के अनुसार ही इसका पालन भी किया गया है। इसलिए विपक्ष की ओर से भी और सरकार की ओर से भी अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं और सरकार की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल द प्रेसिडेंशियल एंड द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 आर्टिकल 55 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्शन करवाना अनिवार्य होता है। हाल फिलहाल होने वाले इस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा को द रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके मुताबिक इस चुनाव में पोलिंग ठीक से हुई है या नहीं, उसका कार्यभार इन्हीं पर होगा। इस चुनाव के दौरान अगर किसी को लगता है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, तो इसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति होती है, जहां आप इलेक्शन होने के 30 दिन के अंदर ही एक इलेक्शन पिटीशन को जमा करते हैं। 30 दिन पूरे होने के बाद इस चुनाव से जुड़ी किसी भी बात पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। अगर मैं बात करूं कि इस इलेक्शन में राष्ट्रपति पद के लिए आखिर एलिजिबल कौन कौन हो सकता है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप भारत देश के ही नागरिक होने चाहिए और आपकी उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोकसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ जो भी उम्मीदवार अपना नाम दे रहा है, उसे 15,000 का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कराना होता है। राष्ट्रपति पद के लिए खुद को उम्मीदवार रखने से पहले आपके पास 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की एक साइंड लिस्ट का होना भी कंपलसरी है। ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं, जो कि इस चुनाव में वोटिंग करने का हक रखते हैं। ये इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट के सभी इलेक्टेड मेंबर्स को मिलाकर बनता है, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा के एमपी शामिल होते हैं। इनके अलावा इसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के एमएलए भी शामिल होते हैं। अगर इनकी टोटल संख्या के बारे में बताऊं तो इसमें 4,809 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से राज्यसभा 233, लोकसभा से 543, स्टेट असेंबली से 4,033 मेंबर शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये चुनाव आम चुनाव जैसा नहीं है। इसमें जनता का रोल नहीं है। जनता सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में बैठने वाले एमएलए को ही चुनती है, जो कि आगे जाकर इसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान में रखने वाली है और वो ये है कि इस चुनाव में जितने भी राज्य होते हैं, उनके वोट का वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के एमएलए का वोट 208 वैल्यू का माना जाता है और वहीं अगर मैं बात करूं सिक्किम राज्य की, तो वहाँ का वोट सिर्फ 7 की ही वैल्यू रखता है। अब आप सोचेंगे कि भला ये क्या बात हुई? दरअसल किसी राज्य की जनसंख्या के हिसाब से उसके वोट का वैल्यूएशन किया जाता है।
इस वैल्यूएशन को करने के लिए एक फॉर्मूला लगाया जाता है जिसमें किसी भी राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की सीटों से डिवाइड कर दिया जाता है और उसी के हिसाब से एक एमएलए को वोट का वैल्यू डिसाइड हो जाता है। उसके बाद जब सभी एमएलए की वोट की वैल्यू निकाली जाती है तो वो तकरीबन 5.43 लाख बैठती है और फिर इस वैल्यू को पार्लियामेंट में बैठने वाले एमपी की वैल्यू के बराबर बनाने के लिए डिवाइड करके एक नंबर निकाला जाता है ताकि एमएलए और एमपीज दोनों के पास बराबर वैल्यू का वोट हो। इसी तरह से हमारे पास वोट्स की टोटल वैल्यू 10.86 लाख निकल कर आती है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात क्लियर कर दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विनर नहीं अनाउंस किया जाता, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों की वोटों के कुल वोटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस इलेक्शन में पहले से ही तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,49,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की इस संख्या को प्राप्त कर लेता है वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि इन वोटों की गिनती आखिर किस हिसाब से की जाती होगी, क्योंकि यहाँ एक आदमी बराबर एक वोट तो है नहीं, तो इसके लिए इसमें सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर को ग्रीन कलर का एक पेपर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज यानी एमएलएस को पिंक कलर का पेपर दिया जाता है। इसमें कौन किसको वोट कर रहा है ये एक सीक्रेट होता है और हर कोई अपनी मर्जी के अनुसार वोट करने की आजादी रखता है। इस पेपर पर प्रेफरेंस के हिसाब से नाम लिखना होता है और फिर इस प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए ही काउंटिंग की जाती है। इस इलेक्शन पर दुनिया भर की नजर रहने वाली है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने।